हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान की इसमें 18वीं आपकी क्लास होगी, जिसमें हम अधिगम पढ़ा रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक रहा होगा इसमें अधिगम के पठार एवं अधिगम के वक्र। तो इसमें हम इससे पहले हमने अधिगम के नियम पढ़े, जो यल थांडाइक के द्वारा प्रतिपादित नियम था, तो उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज हम इसमें अधिगम के पठार एवं अधिगम के वक्र को जानेंगे। फिर इसके बाद इसी क्रम में हम अधिगम के आज ही हो सकता है कि आज इसी छोटे से वीडियो में आपको अधिगम के जो वक्र है उसको भी पूर्णतः इसमें चर्चा हो जाएगी। पहले हम अधिगम के पठार के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अधिगम के वक्र के बारे में। तो बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्कशन ना करते हुए, चूंकि यहाँ से प्रश्न विशेषकर इस अधिगम के पठार से तो उम्मीद है कि नहीं आए, लेकिन अधिगम के वक्र से क्वेश्चंस आपके आने की प्रबल संभावना रहती है। तो हम इसमें अधिगम के पठार में थोड़ा सा जान लेंगे कि अधिगम में जो पठार होता है वो होता क्या चीज है। तो इसमें बताया गया है कि अधिगम के पठार में जो बताया गया है कि अधिगम की वह अवधि जब एक अधिगमी निद्रा, थकावट आदि के कारण कुछ समय के लिए अपने सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है। फिर से, यानी अधिगम की वह अवधि जब एक अधिगमी निद्रा, थकावट आदि के कारण कुछ समय के लिए अपने सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है, उसके वक्र की रेखा जो है ऊपर नीचे ना होकर के, यानी अधिगम पहले बढ़ेगा फिर लो होगा फिर बढ़ेगा फिर यानी नीचे, उसके अतिरिक्त ना होकर के जाकर वह एक सीधी रेखा में ही रह जाता है। तो वही क्या है, अधिगम के पठार। उम्मीद है ये समझ में आएगा, और नहीं समझ में आते एक बार ऐसे ही एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि अधिगम में जब नगण्य उन्नति प्रदर्शित होती है तो वही क्या होता है, नगण्य उन्नति का मतलब होता है बार बार किसी बालक के द्वारा किसी तथ्य को बार बार पढ़ने के बाद भी उस तथ्य को वह सीख नहीं पाता है, तो वही क्या है, अधिगम में पठार माना जाता है। समझ गए होंगे, यानी अधिगम में नगण्य उन्नति प्रदर्शित करना ही अधिगम पठार कहलाता है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अब हम यहाँ पे अधिगम की जो परिभाषा दी है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उसको हम जान लेंगे। चूंकि कोटेशन ही आपके, यानी जो सीडीपी का जो पेपर होता है आपका टेट और या स्टेट और सीटेट में, वो उसमें आपका कोटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चूंकि आपका कोटेशन दे देगा कि निम्न में से ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आप कोटेशन विशेष करके। तो स्किनर ने बताया है अधिगम की परिभाषा को परिभाषित करते हुए, उन्होंने बताया है कि पठार का एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं कराता। मतलब इसमें उन्होंने बताया कि यह एक पठार जो होता है वह अधिगम का एक क्षैतिज प्रसार होता है जिससे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का कोई प्रत्यक्ष बोध ही नहीं कराता। रास ने बताया है कि पठार सीखने की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को सूचित करता है जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे। रॉस ने बताया है कि पठार सीखने की एक प्रमुख विशेषता है और जो उस समाधि को, यानी उस अवधि को सूचित करता है जो या जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक। सोरेनसन ने बताया है कि पठार जो होता है वह कुछ दिनों तक भी चल सकता है, महीनों, हफ्तों, है ना। यानी पठार जो होता है वह कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों तक भी बना रहता है, लेकिन ये कहिए पठार हमेशा बना रहेगा, ये गलत बात है। ठीक। तो अगर इस तरह से कोई परिभाषा दिए हैं तो आप बताएंगे सोरेनसन। कुल मिला के अधिगम के पठार में बस इतना ही जानिए कि अधिगम में पठार कब होगा, यानी जब अधिगम में अधिक प्रयास के बाद भी, है ना, उसमें कोई उन्नति नहीं होगी, तो वही क्या होगा, अधिगम में पठार। ठीक। अब इसकी विशेषता के बारे में जान लेंगे कि अधिगम पठार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं।
पहली विशेषता बताया गया है कि अधिगम में पठार बनना एक सामान्य एवं सार्वभौमिक, यानी अधिगम में अगर पठार बन रहा है तो वह एक सामान्य एवं सार्वभौमिक गुण होगा, वो बनता ही है, हर परिस्थिति में बनेगा ही। पठार बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, यानी जब बालक किसी तथ्य को, किसी विषय वस्तु को वो सीख रहा होता है तो वहां पे आपका पठार बनना तय है, लेकिन उचित अभ्यास के द्वारा पठार को क्या किया जा सकता है, दूर भी किया जा सकता है। ये नहीं कह सकते कि पठार हमेशा बना ही रहेगा, लेकिन अगर पठार बनता भी है तो आप क्या करेंगे, उस विषय वस्तु को बार बार आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो आपका पठार जो होगा वह दूर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे अगला पॉइंट क्या कहता है कि पठार बनना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह तो एक अधिगम की विशेषता है। हमने अभी यहीं पे बताया ना कि अधिगम की यह क्या है, एक विशेषता है, यानी पठार बनना कोई कमी नहीं है। यह तो एक अभी इससे पहले विशेषता जो बताए कि यह एक सामान्य एवं सार्वभौमिक गुण भी है ना, यानी पठार हर परिस्थिति में बनेगा ही बनेगा, लेकिन वह कुछ अभ्यास के द्वारा भी उसे क्या किया जाए, दूर किया जा सकता है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे ये पॉइंट कि पठार बनना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह एक अधिगम की विशेषता है। अगला पॉइंट है पठार अधिगम की रुकावट को प्रदर्शित करता है, ना कि समाप्ति को। अगली विशेषता क्या है, अच्छी लाइन है आपकी यहाँ पे कि पठार अधिगम की रुकावट को प्रदर्शित करता है, यानी जब पठार बनेगा तो बालक या व्यक्ति क्या होगा, उस विषय वस्तु को क्या करेगा, उसको सीखने में रुकावट यानी बाधा महसूस होगी, इसलिए वो क्या करेगा, उसे यानी अधिगम को यानी विषय वस्तु को क्या करेगा, वो सीख नहीं पाता है। तो उम्मीद है ना कि ये समाप्ति है ना, यानी उन्होंने बताया कि ये तो रुकावट को प्रदर्शित करता है, लेकिन कहिए अगर ये अधिगम को ही पूर्णतः समाप्त कर दे ये नहीं होगा। ठीक, ये इसका कहने का मतलब। अगला पॉइंट कह रहा है कि पठार खुद में कोई अलग आकृति नहीं है, बल्कि यह वक्र का ही एक रूप, यानी बल्कि यह वक्र का ही रुका हुआ क्या है, एक भाग होता है। यानी वक्र आप देखे होंगे, वक्र आपका कंप्यूटर में जब देखते हैं तो ऐसे ही हमारे हिसाब से बना होता है, ये क्या है, वक्र होता है ना। तो इस तरह का है, यानी इसका यानी जो वक्र का रुका हुआ भाग होता है वही पठार की भी आकृति होती है, पठार की कोई अलग आकृति नहीं होती है। तो इस विशेषता के अनुसार आपने इसको भी जाना। तो उम्मीद है आप अधिगम के पठार के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। आपकी कोटेशन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसकी जो विशेषताएं हैं इनको याद रखिएगा और मात्र एक लाइन में जानिए कि अधिगम में जो है नगण्य उन्नति प्रदर्शित करने को ही अधिगम के पठार कहा जाता है। यानी अधिगम का पठार किसे कहते हैं, यानी अधिगम में नगण्य उन्नति जब प्रदर्शित होती है, यानी अधिक प्रयास, चाहे जितना आप एक मतलब सीखने में एक सीखते सीखते एक ऐसी स्थिति आप में बन जाएगी कि आप चाहे जितना प्रयास करेंगे आपके सीखने में कोई उन्नति होगी ही नहीं। तो ये क्या होगा आपका, तो यही आपका क्या होगा, अधिगम में पठार। ठीक, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें अधिगम के जो वक्र हैं उसके बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम जानेंगे इसमें अधिगम के वक्र, है ना। अधिगम वक्र होता क्या चीज है, अधिगम वक्र क्या होता है। अधिगम वक्र इसके बारे में ऐसे ही जान लेंगे कि समय अथवा प्रयासों के साथ, यानी जब उस समय अथवा प्रयासों के साथ साथ अधिगम की जो मात्रा होती है, जो उसको चित्रांकित करता है, जो उसको चित्रांकित करता है और उस चित्रांकन करने से जो रेखा बनती है वही अधिगम वक्र होता है। लिख लेंगे हम इसको, इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा के ही रूप में लिख सकते हैं कि समय अथवा प्रयासों
प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा में, अधिगम की मात्रा को चित्रांकित करने पर, अधिगम की मात्रा को परस्पर चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। उन्होंने बताया, यानी बताया जाता है कि समय अथवा प्रयासों के साथ साथ है जब अधिगम की मात्रा को परस्पर चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वही क्या होता है, अधिगम वक्र, उसे ही कहते हैं। या फिर नोट पॉइंट में हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि अधिगम वक्र से अभिप्राय है कि समय के साथ साथ सीखने में होने वाली सफलता का ज्ञान। ठीक, यानी अधिगम वक्र से अभिप्राय है कि समय के साथ साथ सीखने में होने वाली सफलता का ज्ञान ही क्या है, अधिगम वक्र। ठीक, अब इसके हम प्रकार के बारे में देख लेंगे, अधिगम वक्र के प्रकार। ठीक, अधिगम वक्र के प्रकार। सॉरी, यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहां इसी में पूरा आपका डिटेल हो जाएगी। इसको आप चाहे नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको हम इरेज करके इसी में प्रकार डाल देंगे। ठीक, तो इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे हम लिख देंगे अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार मूल ये आपके 4 होते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार जो होते हैं वह 4 होते हैं। पहला है हमारा सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र। अब सरल रेखीय वक्र होता क्या है? सरल रेखीय वक्र का मतलब होता है समय अथवा प्रयासों के साथ साथ, समय अथवा प्रयासों के साथ साथ जब अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तो उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। सरल रेखीय वक्र कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। बताया जा रहा है कि समय अथवा प्रयासों के साथ साथ है जब अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होगी। समान रूप से वृद्धि का मतलब है यहां पे जैसे बालक किसी विषय वस्तु को, मान लीजिए हिंदी का पाठ वो पढ़ रहा है, अब वो एक दिन में एक पाठ पढ़ता है, दूसरे दिन फिर 2 दिन में वो 2 पाठ सीखता है, 3 दिन में 3 पाठ सीखता है। कहने का मतलब उसके जो सीखने की प्रक्रिया है वह समान रूप से उसके समय और सीखने की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो रही है।
यानी दो, एक दिन में एक पार्ट, 2 दिन में 2 पार्ट, 3 दिन में 3 पार्ट, मतलब उसके सीखने में समान गति हो रही है, तो यही क्या होगा आपका सरल रेखीय वक्र। अब इसका ग्राफ देख लीजिए कैसे बनेगा, छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चूंकि आपको इसी में और होगा, यहाँ पे ये आपका एक ग्राफ हो गया, ठीक। तो इसको इसी तरह हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे लिख दीजिए, आप समय लिख दीजिए, है ना, और यहाँ पे आप लिख दीजिए अधिगम की मात्रा, ठीक। ये मान लीजिए 0, यहां से ये 5 है, 5 दिन, ठीक है। यहां पे 10 दिन, सॉरी थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहे हैं ताकि कर्व वक्र भी अच्छा सा बन सके। ये दिन जो फिगर है आपका, ये 5 दिन हो गया, यहाँ पे ये 10 दिन हो गया, ये 15 दिन हो गया, यहाँ पे 20 दिन हो गया, ठीक। इस यहाँ पे आपका ये 5 पार्ट याद किया, फिर उसके बाद अगले दिन 10, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20 पार्ट, ठीक। तो इस तरह से वक्र क्या बनेगा आपका, यहां से ऐसे आपका बनेगा ये, और फिर 10 दिन में आपका ऐसे बनेगा, फिर 15 दिन में आपका ऐसे बनेगा, यानी ग्राफ जो होगा ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सरल रेखीय वक्र, ठीक। उम्मीद है इस छोटे से फिगर से आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे 5 दिन में यहां पे समय लिख लीजिए दिनों में दिया गया है, ठीक है। और ये जो अधिगम की मात्रा है वो पाठ में दिया गया है। तो यहां पे आपका 5 दिन में 5 पाठ, 10 दिन में 10 पाठ, 15 दिन में 15 पाठ ना। तो इस तरह से आपका ग्राफ ये बन जाएगा। अगला इसमें है, इसके हम अन्य नाम भी देख लेते हैं। इसका अन्य नाम, इसके अन्य नाम लिख लीजिए, अन्य नाम भी आपका दे सकता है। अन्य नाम में इसे समानोपलब्धि वक्र भी कहते हैं, समानोपलब्धि वक्र का मतलब होता है ये समान रूप से वृद्धि करता है ना। इसे अगला और नाम है, इसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं, समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं, इसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि समान रूप से वृद्धि होगी। और इसे ही सरल रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं, त्वरण वक्र भी कहते हैं। तो इसे हम 4 नामों से जानेंगे, ठीक है। इसे सरल रेखीय वक्र, इसे ही समान उपलब्धि वक्र, और इसे ही समान निष्पादन वक्र, तथा इसे ही सरल रेखीय त्वरण वक्र कहते हैं, ठीक। अब यहां से हम अगला जो होगा वह आपका दूसरा होगा, दूसरा जिसमें ये पहला हो गया, दूसरा आपका होगा उन्नतोदर वक्र। अब उन्नतोदर वक्र होता क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें उन्नतोदर वक्र में होता है कि जब समय अथवा यानी समय के साथ साथ जब अधिगम की मात्रा में वह वृद्धि होती रहती है, तो अंत में एक ऐसा समय आता है जो अधिक प्रयास करने के बाद भी क्या होता है, अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती, चाहे आप जितना प्रयास करें। तो वहीं पर एक क्या होता है, क्षैतिज रूप धारण कर लेता है। तो उसी को ही उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। जैसे समय अथवा प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती,
नहीं होती और और अंत में एक क्षैतिज रूप धारण कर लेता है अंत में एक क्षैतिज रूप धारण कर लेता है तथा अधिक प्रयासों के बाद भी अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहेंगे। ठीक, उन्नतोदर वक्र। तो यहां पे आप समझ गए होंगे, बार बार प्रयास करने के बाद भी अधिगम की मात्रा में क्या होगा? अब इसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी, एक क्षैतिज रूप धारण कर लेगा। इसका फिगर कैसे बनेगा देख लीजिए। यहां पे एक इसका फिगर देख लेते हैं। यहां पे समय लिख दीजिए और यहां पे अधिगम की मात्रा। ठीक है, यहां पे आपका अधिगम की मात्रा। ठीक, तो यहां पे 5 हो गया, यहां पे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो यह वक्र आपका क्या होता जा रहा है? यहां से ऐसे पहले बढ़ता गया। ठीक है, ये आपका बढ़ता ये आपका यहां से ये आपका ऐसे क्षैतिज रूप धारण कर लिया। ठीक, इस तरह से आपका ये क्षैतिज रूप धारण कर लिया। अब यहां से तो बढ़ा आपका, यहां से ये बढ़ता गया, लेकिन अंत में क्या हुआ? यहां से ये एक कर्व बन गया। ठीक, तो जिसके कारण यहां से जब इसको मैच करेंगे तो अब यहां पे बार बार समय बीतता जा रहा है, लेकिन उसके अधिगम में क्या हो रहा है? वृद्धि नहीं हो रही है। समय लगातार बीतता जा रहा है, लेकिन अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही। तो यही क्या है? और ये क्षैतिज होने का मतलब है वो टोटली किसी अधिगम के बारे में वो पूर्णतः थोड़ी भूल जाएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति यानी कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन या इंटर किया है, अब वो कहिए मान लीजिए वो कुछ दिनों तक नहीं पढ़ा, तो क्या वो टोटली भूल जाएगा? क्या वो का से ज्ञा तक भूल जाएगा? है ना? कहने का मतलब उसके पूर्ण ज्ञान में कमी नहीं आएगी, यानी वो कुछ ना कुछ उसके माइंड में बना रहेगा। ठीक, तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। इसके अन्य नाम हम देख लेते हैं। अन्य नाम में देखिए, पहली चीज, जब सीखने की मात्रा में जब वृद्धि नहीं हो रही, इसे क्या कहेंगे? इसे नकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं, है ना? और क्या कहेंगे? इसे अब जब वृद्धि में नकारात्मक हुआ ना और घटता भी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे घटनशील वक्र भी कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, घटनशील अधिगम वक्र। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। 2 आपके अधिगम वक्र हो गए। अब इसमें 2 और आपके बचते हैं, इसको इरेज करके हम अगर आगे बता दे रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसमें जो 2 बचा है आपका, उसको भी हम बता दे रहे हैं। यहां पे अगला आपका है तीसरा, नतोदर वक्र। ठीक, इसमें क्या होगा? जब अधिगम की मात्रा में समय, अधिगम की मात्रा में
समय अथवा अथवा प्रयासों प्रयासों के साथ तीव्र गति से वृद्धि हो ठीक, उसे नतोदर वक्र कहते हैं। अब कैसे कहेंगे, उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे आप। देखिए, जब यानी समय अथवा प्रयासों के साथ साथ जब अधिगम की मात्रा में यहां पर तीव्र गति से वृद्धि होगी तो वहां पे आपका क्या होगा, नतोदर वक्र होगा। और ये नतोदर वक्र, इसका फिगर कैसे बनेगा यहां पे हम देख लेंगे, ठीक है। यहां पे इसको हम देख लेंगे, ये आपका समय हो गया जो दिनों में दिया गया है, सॉरी यहां पे ये समय हो गया, और यहां पे आपका अधिगम की मात्रा हो गया, अधिगम की मात्रा ठीक। यहां पे ये 5 हो गया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये 5 दिन, 10 दिन, 5 पाठ, 10 पाठ, 15 पाठ, 20 पाठ, है ना, 20 पाठ, यहां पे आपका 25, ठीक, इस तरह से। अब यहां पे कह रहा है कि अधिगम की मात्रा में क्या होगा, तीव्र गति से वृद्धि होगी, यानी कहने का मतलब समय कम लेगा लेकिन वो एक समय में, यानी एक समय ऐसा आएगा जब उसके सीखने में उत्तेजना रहेगी। तो देखिए, जब परीक्षा का समय नजदीक आता है तो बालक क्या होता है कि एक पाठ को जो वह एक दिन में पढ़ता था उसी एक दिन में वह 2 पाठ 3 पाठ याद कर लेता था ना। यही क्या है, ये नतोदर वक्र के ही उदाहरण होंगे आपके। तो यहां पे आपका जो वक्र बनेगा ऐसे आपका बनता चला जाएगा, ठीक, यानी ये आपका बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब समय आपका कम लगेगा लेकिन पाठ के जो अधिगम की जो मात्रा होगी वह तीव्र होगी, ठीक, सीखने की जो गति होगी वह तीव्र होगी। उम्मीद है ये भी आप वक्र समझ गए होंगे। एक लास्ट आपका बचता है जो चौथा है आपका मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र, अब मिश्रित वक्र के बारे में हम जान लेते हैं कि मिश्रित वक्र होता क्या है। मिश्रित वक्र अधिगम प्रयासों के, यानी अधिगम प्रयासों, यहां पे मिश्रित वक्र का मतलब होता है यहां पे नतोदर और उन नतोदर वक्र के ही मिश्रित रूप होंगे, इसीलिए इसको मिश्रित वक्र कहा गया है। प्रयासों के आरंभ तथा अंत के प्रति प्रयास में अधिगम की मात्रा में कमी तथा बीच के प्रयासों में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसे ही क्या कहेंगे, मिश्रित वक्र कहेंगे। इसे ही मिश्रित वक्र कहेंगे, ठीक, मिश्रित वक्र कहेंगे। अब यहां पे इसे चलिए देखिए, छोड़िए इसको, अब यहां पे इसका वक्र बनाने देख लेते हैं कि इसका वक्र कैसे बनेगा, ठीक। इसका वक्र यहां पे ये आपका समय हो गया और यहां पे आपका अधिगम हो गया, अधिगम की मात्रा, ठीक। तो यहां पे आपका 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया आपका,
यहां पे आपका क्या हुआ, 5 पार्ट, 10 पार्ट, 15 पार्ट, 20 पार्ट ना, इस तरह से हो गया। अब यहां पे आपको बताया गया कि जो अधिगम की मात्रा में आरंभ और अंत में प्रति प्रयास क्या होगा आपका, कमी होगी, है ना। यहां पे पहले ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद और बीच के प्रयासों में क्या होगा, प्रति प्रयास वृद्धि होगी। एक मिनट, सॉरी, यहां पे ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये पहले नतोदर होगा, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो यही आपका इस आकार का बनेगा, यानी कहने का मतलब थोड़ा ऐसे ही बनेगा आपका ये, ठीक। तो यहां पे आप इसको अगर नाम दूसरा देना चाहते हैं तो एक आपका क्या है, ये किस प्रकार का है, यस आकार का ना, या आप कह सकते हैं सर्पाकार ना। तो इसका दूसरा नाम, अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम इसका है, अन्य नाम इसे इसे यस आकार, आकारीय, यस आकारीय अधिगम वक्र कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं, ठीक है, अधिगम वक्र कहते हैं। एक नोट पॉइंट यहां पे लिख लेंगे इसी में, नोट पॉइंट में, ये जो आपका मिश्रित वक्र होगा, ये जो मिश्रित वक्र होगा, यह आपका होगा, पहले क्या होगा, नतोदर होगा कि उन्नतोदर, पहले नतोदर हुआ है तब उन्नतोदर, यानी नतोदर प्लस उन्नतोदर, ये इसी का मिश्रित रूप है, ठीक। यानी जो मिश्रित वक्र होगा वह नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिश्रित रूप होगा। नतोदर और उन्नतोदर हमने पहले क्यों किया, पहले नतोदर क्यों किया, क्योंकि यहां पे जो आप देखेंगे, इससे पहले हमने जो नतोदर वक्र बनाया, देखिए पहले ये नतोदर हुआ है ना, और इसके पहले हमने उन्नतोदर बताया था, तो वहां पे इस तरह से जाकर के वो कर्व में ले लिया था। तो यही आपका इस तरह से आपका मिश्रित वक्र हुआ। उम्मीद है अधिगम वक्र के अधिगम पठार और अधिगम वक्र आपके अच्छे से समझ में आया होगा। जहां तक मैंने पूर्णतया प्रयास किया है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, आज उसमें दे देगा कि निम्न में से पहली क्वेश्चन ही होगा, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। 3 आपके फिगर दे देंगे, एक आपका दूसरा रहेगा, तो फिगर से ही एक क्वेश्चन तय है आपके आने। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका इसमें आपका परिभाषा देकर के आपका पूछ सकता है, या फिर उदाहरण देकर पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपके क्वेश्चन बनने के, यानी जो प्रश्न के प्रकार जो होंगे आपके आपके यानी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकेंगे। तो उम्मीद है ये आपके अच्छे समझ में आएगा। तो अब अगले दिन हम आपको अधिगम के सोपान कुछ होंगे और अधिगम के स्थानांतरण, उसको पढ़ाने के बाद अधिगम के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट डे बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।